नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उनके नरेंद्र मोदी के साथ बनने वाले समीकरणों के बारे में। जाहिर सी बात है, 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से भारत के एक खंडित जनादेश मिला हुआ है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला है, जिसमें पूरे हनक और आक्रामकता के साथ निर्णायक निर्णय लेने वाली जो सरकार वर्ष 2014-2019 चुनावों के बाद चली है, 5-5 साल को मिला करके 10 साल के लिए, क्या वही सिलसिला 2024 से 2029 के बीच में जो कार्यकाल है मोदी सरकार का तीसरा, उसमें भी ये चलेगी? इन्हीं मुद्दों पे आज पड़ताल करेंगे, क्योंकि सरकार बनी है बैसाखी की, गठबंधन दलों पर पूरी तरह टिकी हुई है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो किंग मेकर की भूमिका में है। तो वो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को, जो कट्टर छवि वाले माने जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि गुजरात में उन्होंने भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और पिछले 10 साल से केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार पाई है, तो उनके लिए एक चुनौती है, क्या वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ सरकार चलाने में सक्षम होंगे, या फिर से देश में मध्यावधि चुनाव होगा, या वो इन दोनों दलों की या अन्य समर्थक दलों की, जो भी उनके मित्र दल हैं इस गठबंधन सरकार में, उनकी जायज़ अनजायज़ सभी डिमांडों को पूरा करते किसी तरीके से सरकार चलाएंगे। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन दलों की, गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती, क्या वैसी ही मजबूरी नरेंद्र मोदी फेस करते हुए 2024 से 2029 का कार्यकाल पूरा करेंगे? तो अगर बात करें कि वर्तमान में एनडीए कुनबे में कुल कितने सीटें हैं, तो अगर 292 सीटें हैं एनडीए सरकार में वर्तमान में है, जनता दल यू को और तेलुगु देशम पार्टी को मिला ली जाए, क्योंकि इन्होंने प्री पोल्स लॉन्च किया था और साथ में चुनाव जीता था, तो अभी ये दोनों तरफ से बिल्कुल भी यही संकेत नहीं दिया गया कि वो एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। इसके साथ 10 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिलने के साथ ही अब एनडीए दावा कर रही है कि अब वर्तमान में इनके पास 330 सीटों का बहुमत हो गया है। अगर इन सीटों में बात की जाए तो इनमें रिलायबल कौन कौन है, तो 241 सीटों के साथ एंकर पार्टी जो है वो बीजेपी है, उसके बाद इनके साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है, 7 उसके हैं, चिराग पासवान बहुत भरोसेमंद है, 5 सांसद उनके साथ हैं, रारएलडी रालोद के हैं, वो उनके 2 सांसद हैं, वो भी विन विन सिचुएशन में, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही रहेंगे। अनुप्रिया पटेल है एक, इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की करीब 10 सीटें हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय 10 समर्थकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा जो है बनाए रखना है, तभी इनको जो है चेक एंड बैलेंस की स्थिति में होंगे, इनको एक तरीके से संतुलित करने की स्थिति में होंगे दोनों दलों को। अब यहाँ पर आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बाद और क्या क्या रणनीति अपना सकती है, तो वो दूसरे दल के नेताओं को भी तोड़ने का प्रयास कर सकती है। जाहिर सी बात है, अब भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं विकास साइड में चल गया है, जोड़ तोड़ की राजनीति, अफवाहों को बढ़ावा देना, परसेप्शन की राजनीति, सारे खेल राजनीति में जारी हो सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, मोदी जी को भी अच्छे से पता है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से इनके गठबंधन को तोड़ने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार तेलुगु देशम पार्टी सहित अन्य नेताओं को प्रलोभन देगा, अपनी तरफ तोड़ने का प्रयास करेगा, तो सेम काम यही भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। भाई, आम आदमी पार्टी पंजाब में उसके 3 सांसद, उनको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्य दल के जो सांसद विधायक उनको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तो सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी को अपनाने चाहिए। 2026 में परिसीमन होने वाला है, तब तक इनको टाइम बाई करना चाहिए। अभी 2025 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे झारखंड है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कई राज्यों में जो चुनाव है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत दर्ज करके सहयोगी दलों पर कहीं ना कहीं दबाव डालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही भविष्य उज्जवल है, उनके साथ रहने में उनकी भलाई है, वहीं पर एक स्थिर सरकार चलेगी। अगर जनता दल यू की डिमांड की बात करें तो जनता दल यू की डिमांड ये है कि हर 4 सांसदों पे एक मंत्रालय होना चाहिए, तो लगभग वो 3 मंत्रालय की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री और एक राज्य मंत्री का पद मांग रहे हैं। बिहार के लिए विशेष पैकेज मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से झारखंड बिहार से कटा है, सारे संसाधन जो है वो झारखंड में चले गए हैं। बिहार पलायनवाद का शिकार है, उद्योग धंधे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फलित फूलित नहीं हुए हैं, तो वहाँ एक विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, तो ये बात उनकी मानी जा सकती है। रेल मिनिस्ट्री मांग सकते हैं, लेकिन दिलचस्प बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनको रेलवे मंत्री देगी कि नहीं देगी, क्योंकि रेलवे में बहुत बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। तो अब यहाँ देखना होगा कि किस मिनिस्ट्री पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सहमति बन पाती है। इसके बाद अग्निवीर योजना को लेकर के जनता दल यू ने कहा कि इसकी समीक्षा की जानी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। यूसीसी सीए एनआरसी पे उनका स्टैंड ये है कि भाई इस पे सभी दलों की, देश के सभी दलों में प्रॉपर चर्चा करके, राय मशविरा करके इस पर एक राय बनाई जाए। जातिगत जनगणना को लेकर के केसी त्यागी, जनता दल यू के जो महासचिव, उनका कहना है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी स्टैंड रहा है कि वो भी जाति गणना के पक्ष में है। तो देखते हैं, ये सारे मुद्दे ऐसे नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको मान ना सके, उनको मानने कहीं कोई ऐसी दिक्कत हमको नहीं महसूस हो रही है, लेकिन बात वहीं पे आएगी कि इनको एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा
और कहा जाए कि भाई स्पेशल लेकर के बिहार का विकास करो, बिहार तक ही सीमित रहो। इसके अलावा नीतीश कुमार की एक डिमांड और होगी, अभी तो चुनाव में निकल के नहीं आई, कि 2025 के चुनाव में एनडीए का जो चेहरा मुख्यमंत्री का फिर से उन्हीं को बनाया जाए। अब यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्णायक स्थिति होने वाली है कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर अननेसेसरी डिमांड को ना मानते हो, अगर इनको साइड करके चिराग पासवान के साथ, हम के जीतन राम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मुकेश सहनी के साथ अगर एक गठबंधन सरकार बनाएगी तो बिहार में वो बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव का और इनको चुनाव में हार मिली, कहीं ना कहीं देश की जनता जो है भ्रष्टाचारियों को, बिहार की सरकार जो है, बिहार की जनता इनको मौका नहीं देना चाहती है। तो अब डिसीजन उन्हीं को लेना है। अगर तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो उनकी डिमांड ये है कि हर 4 सांसदों पे एक मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए और लोकसभा स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जहाँ खंडित जनादेश मिला, लोकसभा का स्पीकर का पद जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको देगी कि नहीं देगी? उनकी बड़े लंबे समय से डिमांड है। जब से तेलंगाना अलग हुआ तो एक बिहार स्पेशल पैकेज की वो बात कर रहे हैं, जो कि जिसकी अब अमाउंट बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया है। इस अमाउंट को भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये राशि बहुत बड़ी है तो उसको जो है वो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन अभी कौन सी कैबिनेट की डिमांड की गई, कितनी डिमांड की गई, ये सारी सिर्फ मीडिया का आकलन है। क्योंकि इस देश में मीडिया कुछ भी छापता रहता है, कुछ भी देता रहता है, लेकिन इस देश में राष्ट्रपति कौन बनेगा इस बात की इनको अंतिम समय तक जानकारी नहीं होती। जब ये शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं तब इनको पता चलता है कि कौन शपथ लेने वाला है। तो ये अभी जितनी डिमांड है जनता दल यू की तरफ से और तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, ये महज एक डिमांड है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी सरकार, जिनका कट्टर व्यक्तित्व रहा है, अब उनको यहाँ पर ये डिसीजन लेना है कि इन दोनों दलों से कैसे डील करते हैं। तो जाहिर सी बात इनको टाइम बाई करना चाहिए। 2025 के चुनाव, बिहार चुनाव के ठीक पहले तक इनको अपने साथ ही रखना चाहिए कि आखिरी टाइम पे अगर ये टूर कर जाते हैं तो तेजस्वी भी इनकी तरफ लेने से कहीं ना कहीं मना करे तो इनकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म होगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुत ज़्यादा सरकार, निर्णायक सरकार चलाने में दिक्कत हो रही तो देश का अभी भी जो हिंदू वर्ग है, लगभग बहुत 42% हिंदुओं का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उसके साथ है। तो उसका मतलब उनको पसंद करें। नरेंद्र मोदी की छवि अभी भी एक बेहतर और ईमानदार नेता की रही। तेलुगु देशम की छवि बिल्कुल भ्रष्टाचारी नेताओं की रही। वहीं जनता दल पाक साहब से राजनीति के लिए जाना जाता है। तो क्या भ्रष्टाचार की आरोपों को नरेंद्र मोदी सहेंगे अगर तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कहीं कोई इस तरह के मंत्रालय मिनिस्ट्री देने के बाद मामला आता है? तो एक रणनीति ये भी हो सकती है कि पहली बार टाइम बाय किया जाए, फेयर क्लियर कट सहयोगियों के साथ बात की जाए, एनडीए को अपना कुनबा इन दोनों से इतर बढ़ाया जाए कि जिससे वो एक मेजोरिटी अपनी मजबूत कर लें। अन्य दलों को तोड़ फोड़ की जा सकती है लेकिन बहुमत के आंकड़ों को मजबूत किया जाए। अगर इसके बावजूद ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, ब्लैकमेलिंग की सरकार चलाना, नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ऐसी नहीं कि वो इस चीज़ों को एडजस्ट कर पाएँ, तो उन्हें एक बार फिर मध्यावधि चुनाव के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मजबूत और उनकी निर्णायक नेता की छवि रही है, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की छवि रही है, अगर उस कार्य में कहीं कोई भी डेंट आता है तो जनता इस चीज़ को समझेगी और उन्हें जो है चुनाव में एक बार फिर मौका दे सकती है। और आपको एक बात बता दें, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक हार की सबसे बड़ी वजह रही है भीतरघात, सबोटेज। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के कड़े रुख अपनाने की ज़रूरत है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें।